हेलो बच्चों, है ना। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ है ना। मैं एक ऑनलाइन और ऑफलाइन है ना कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है ना। इसका नाम है हुआ एके फिजिक्स सेंटर, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हुआ एक करेंट टॉपिक है ना। उसमें है ना 2 क्लास मैंने लिया था, ठीक है ना। जिसमें पहला क्लास था हुआ करेंट किसको कहते हैं, करेंट का टाइप क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था हुआ है ना टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में हमने डिस्कस किया था है ना कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, है ना। और ओम्स लॉ के साथ साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे हुआ है ना वोल्टेज क्या होता है ना, करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हुआ इस पे हम जो न्यूमेरिकल बनेगा है ना वो न्यूमेरिकल पे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ होता क्या है ना। तो ओम्स ने बताया था क्या चीज ना कि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, सिंपल सर्किट बनाते हैं, जिसमें हुआ एक स्विच ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एक स्विच लेते हैं और एक सेल लेते हैं, और उसमें वो और क्या लेते हैं, एक लोड अप्लाई कर देते हैं, बल्ब अप्लाई कर देते हैं। तो उसने बोला क्या ना कि जैसे जैसे हम सेल का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब अगर 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, तो उसने बोला कि करंट का जो मान भी होगा बढ़ेगा किसके क्रॉस। तो देखिए कैसे होता है। तो ओम्स लॉ ने बोला क्या है ना, तो कहता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, कहता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ है ना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू देम, ठीक है ना। इसने बोला था अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस across a conducting wire is directly proportional है ना। क्या बोल रहा है हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कहता है कि मान लेते हैं ये कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर के क्रॉस को अगर हम सेल लगाते हैं, तो अगर कंडक्टिंग वायर के क्रॉस अगर हम सेल लगाते हैं तो करंट का कैसे बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ये क्या होता है। तो उसने बताया क्या अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टिंग वायर है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट passing through it मतलब यह क्या चीज हुआ, कंडक्टिंग वायर है ना। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो बुआ अगर इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे बुआ, तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके हुआ है ना, आई के। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं हुआ है ना, वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, आई के। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हम देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, क्या करते हैं हुआ, इस प्रोपोर्शनलिटी को देखना हम पसंद नहीं करते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को देखना पसंद नहीं करेंगे तो इसको क्या करते हैं, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हुआ तो एक रेजिस्टेंस आता है, क्या आता है हुआ, एक रेजिस्टेंस है ना, या इसको हम बोल सकते हैं वो एक कांस्टेंट आता है। तब वह हम इसको लिख सकते हैं वह V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। जब वह हम V बटा I का रेशियो निकालते हैं, जिसे यहाँ पे करते हैं वह यहाँ पे V बटा I बराबर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं R है ना, और R है क्या हुआ, ये R है क्या, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं वेयर R is the proportionality
नलिटी कांस्टेंट, क्या चीज हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं हुआ क्या चीज, हम रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं और में, है ना, रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं हुआ, रेसिस्टेंस भी, है ना। जहां भी वोल्टेज, भी क्या है हुआ, वोल्टेज है, आई क्या है, करंट, आर क्या है, रेसिस्टेंस है। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। ये पासिंग थ्रू इट का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम एक वायर लेते हैं तो ये वायर है हुआ, तो इस वायर से नहीं हम सेल को जोड़ेंगे, तो इस वायर को के क्रॉस अगर हम सेल को जोड़ेंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो कितना करंट, है ना, इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली, छापने में कोई देरी नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब हुआ देखिए, है ना, इसको हटाते रहे। अब इसमें क्या है कि देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हुआ, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं तो देखो यहां पे, अब देखो यहां पे इसका हम ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ग्राफ यहां पे हुआ, मान लेते हैं, है ना, एक हम हुआ V वर्सेस I का ग्राफ ड्रा करते हैं, V वर्सेस I का। तो V हुआ इस पे लेते हैं या इस पे तुम ले लो, ठीक है ना। तो अगर हम वोल्टेज वर्सेस I का हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं हुआ यहाँ पे ले लेते हैं, इस पे वोल्टेज ले लो और इस पे ले लो, क्या ले लो, करंट ले लो, इस पे करंट ले लो। तब वोल्टेज यहाँ पे हुआ, ये वोल्टेज वर्सेस करंट का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसको मान लेते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे लेते हैं हुआ 2, यहाँ पे लेते हैं 4, यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ पे लेते हैं 8, यहाँ पे लेते हैं 10, ठीक है। तो दो दो का गैप है हुआ, जो हम सेल अप्लाई करेंगे ना, जो सेल अप्लाई करेंगे उस सेल का हुआ दो दो का गैप, ठीक है ना। तो हुआ दो दो का गैप है, तो कहोगे कि सर इधर करंट का कितना मान ले, तो करंट आप कितना लेना चाहते हैं, ठीक है, करंट कितना लेना चाहते हैं। अगर इसको अगर हम अब चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं, ले लेते हैं वो 4, ले लो 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। यहां ले लो बुआ, है ना, कितना ले लेते हैं, 2 एम्पियर, इधर 4, है ना, इधर 6, इधर 8। तब वो अगर हम क्या करेंगे ना, V वर्सेस I का, तो ये क्या बताता है वोल्टेज को, ये क्या बताता है वोल्टेज को। तो ये हुआ, हम इधर से क्या करते हैं, वोल्टेज से ऊपर बढ़ते हैं और करंट से इधर बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से हुआ इसको यहां बढ़ाओ, फिर हुआ यहां से इसको बढ़ाओ, ठीक है, इसको फिर यहां से बढ़ाओ हुआ। तो जब बढ़ाओगे हुआ तो एक कॉमन पॉइंट आएगा कहीं, ये कॉमन पॉइंट होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा। अब इस कॉमन पॉइंट को जब मिलाओगे, इस कॉमन पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को मिलाओगे, इस कॉमन पॉइंट को, तो ये देता क्या है, रेसिस्टेंस। ये क्या देता है, रेसिस्टेंस। तो देखते हैं ये हुआ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ इंक्लाइंड है ना। तो जितना ज्यादा इंक्लाइंड है, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री इंक्लाइंड, ठीक है। फिर यहाँ पे बुआ, ये यहाँ पे है, तो इसको भी मान लेते हैं बुआ थीटा 1, इसको थीटा 1 मानो, तो इसको थीटा 2 मानो बुआ, इसको थीटा 3 मानो बुआ, इसको थीटा 4 मानो बुआ। तो अगर हम थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 का अगर मान लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों चारों बुआ क्या होता है, बराबर आता है। तो अगर यहां पे लिखते हैं, when we draw a graph between V वर्सेस, है ना, V वर्सेस I, हम हुआ V वर्सेस I का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, है ना, बिटवीन V वर्सेस I, देन it gives a constant value that is called क्या चीज हुआ, that is called क्या चीज, रेसिस्टेंस,
दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, जब हम V वर्सेस I का ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो ये क्या देता है, एक है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस तो हम बोल दिए, तो तुम क्या कहोगे ना कि सर ये तो सिंपल वाला हुआ। अगर दो मटेरियल दिया हुआ है, दो मटेरियल दिया हुआ है, अब दो मटेरियल के बीच में अगर हमको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो कैसे करेंगे, है ना। तो वो देखते हैं आगे, इसको हटाते हैं, छापो। अब देखो यहां पे क्या है कि जिसे मान लेते हैं बुआ एक है ना, जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया हो रहा है तुमको, यहाँ पे बुआ मान लेते हैं एक मटेरियल, यहाँ V वर्सेस I का ग्राफ दिया हो रहा है। ठीक है, V वर्सेस I का ग्राफ, तो एक मटेरियल है बुआ यहाँ पे A1, एक मटेरियल है बुआ B1। ठीक है, एक मटेरियल A है, यहाँ पे मटेरियल B है। ठीक है, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसको मान लेते हैं बुआ थीटा 2, तो अगर V वर्सेस I का ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो आपको पता है कि V वर्सेस I का ग्राफ हम ड्रा करते हैं बुआ तो देता तो रेसिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे हम है ना, यहाँ पे हमको अगर पूछे कि A मटेरियल का रेसिस्टेंस ज्यादा है कि B मटेरियल का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो हम आपको बताए हैं कि है ना V वर्सेस I का जब ग्राफ ड्रा करिएगा ना तो जिसका एंगल ज्यादा रहेगा उसका रेसिस्टेंस क्या लीजिएगा, ज्यादा। तो वो यहाँ पे किसका एंगल ज्यादा है, तो यहाँ पे देखोगे थीटा, यहाँ पे लिख दो ना A और B लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, यहाँ लिख दो बुआ A, या इसको B लिख दो, इसको B लिख दो बुआ और इसको A लिख दो। तो यहाँ देखो थीटा किसका बुआ, थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल A इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल B, तो इसको हम बोलेंगे बुआ RA ग्रेटर देन RB। दिक्कत ऐसे देखो क्वेश्चन यहीं से उठाता है। ठीक है, इसी में दे देगा तुमको 3 या 4 मटेरियल दे देगा, और जिसका पूछ देगा कि बुआ इसका एंगल इतना है, इसका एंगल इतना है, तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, सीरियस में लेना नहीं है, ठीक है ना, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे बढ़े। ठीक है, हटा दें। अब अगला जो टर्म आता है बुआ रेसिस्टेंस, अगला टर्म क्या आता है, रेसिस्टेंस। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है बुआ रेसिस्टेंस। ठीक है ना, अगला टर्म है बुआ रेसिस्टेंस R। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है, तो बुआ तुम लोग क्या फ्रिक्शन का नाम सुने हो, तो कहोगे जी सर फ्रिक्शन तो डेली हम लोग चलते हैं तो सर फ्रिक्शन होता है ना। अब और बताओ, तुम लोग विस्कोसिटी का नाम सुने हो, तो बोलोगे हाँ सर सुने हैं। तब वह सेम चीज यहाँ पे, जैसे अब दो सॉलिड बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जब रोल करता है बुआ तो वहां पे एक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है ना, तो सॉलिड बॉडी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन नाम देते हैं। ठीक है ना, वहां पे क्या करता है, जब हम आगे मूवमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, पीछे। तो फ्रिक्शन हुआ दो वस्तु के जब कॉन्टैक्ट में आता है तो एक तरह का प्रोसेस है ना, जो आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। तो सेम चीज हुआ है ना, जब लिक्विड हुआ है ना एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्लो करता है तो वहां पे भी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन इन द केस ऑफ लिक्विड हम वहां पे नाम देते हैं विस्कोसिटी। बट जब चार्ज का जब हम बात करेंगे, जब हम क्या बात करेंगे, चार्ज के फ्लो के बारे में बात करेंगे, तो जैसे ये मान लेते हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कंडक्टिंग मटेरियल है बुआ, तो इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना आगे जब बढ़ेगा तो बुआ इसमें क्या होगा, इसमें भी रेसिस्टेंस जनरेट होगा। तो जब इसमें भी रेसिस्टेंस जनरेट होगा तो होगा क्या, तब वह जब रेसिस्टेंस जनरेट होगा तो उसी को नाम तो हम देते हैं ना, तो इसमें भी फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसी को नाम तो देते हैं रेसिस्टेंस ना। ठीक है, तब वह रेसिस्टेंस अब कहते हैं किसको है, रेसिस्टेंस। तो वह किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का या कोई भी मटेरियल, कंडक्टर ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो, कि तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है वह, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसमें भी वह क्या आता है, फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है ना, तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिखेंगे वह, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
It is the property of material which it is the property of material which opposes the flow of charge. That is called क्या चीज हुआ? रेसिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. ठीक है, हमने क्या बोला? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज. जब यहां पे हुआ, हम अभी जस्ट हमने बोला कि यहां पे चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द चार्ज, है ना, देन हियर विल कम क्या चीज? रेसिस्टेंस, नॉट अबाउट द फ्रिक्शन. ठीक है ना, तो वो हमने बोला इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ? रेसिस्टेंस. ठीक है, अब वो रेसिस्टेंस के बारे में तो हम बोल दिए. अब कहोगे कि सर रेसिस्टेंस को हम मेजर कौन किया सर? तो रेसिस्टेंस को मेजर किया हुआ कौन? ओम्स. तो वो लिखना इट इज मेजर्ड इन ओम. इसका सिंबल होता है हुआ ऐसे हुआ. इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से देते हैं, जैसे है ना, उलट दो जैसे, देखो ऐसे, ये हुआ सिंबल किसका? ओम का. तो इट इज मेजर्ड इन ओम, है ना. तो ये तो हुआ रेसिस्टेंस का. अब कहता है ना कि सर ये बताइए रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? तब वह रेसिस्टेंस जो है ए नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, तो अब कौन कौन फैक्टर है उसके बारे में हम है ना डिस्कस करते हैं वो. ठीक है, तो देखो ये हो गया है, देखो इसको हटा देते हैं. ओम्स वो एक साइंटिस्ट का नाम था. ठीक है ना, तो ये ध्यान देना थोड़ा. तो देखो यहां पे factor on which resistance depends. Factor on which resistance depends. ठीक है, हमने यहां पे बोला हुआ कि रेसिस्टेंस जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो देखो बुआ, अब कहेंगे ना, तुम्हारे पिताजी कहेंगे बुआ कि ए बेटा लाइन जरी ना वोल्टेजवा कम है, तो कहेंगे कि ए जा करके जरी ना, है ना, फेजवा चेंज कर दो ना. तो कहोगे तो कौची बोल रहे हो? हाँ, तब वो तुम देखते होगे, है ना, तो तुम वो दूर से लाइन लाने जाते होगे. जिससे पोल तुम्हारे घर के पास भी है, दूर से लाने. तो पापा कहेंगे एकदम बुरबा के है ना. तो क्या करते है पापा? कौची बोल रहे? तब वो कौची कर देंगे? तो कहेंगे नजदीक से लाओ ना जी. तो क्या है? तब वो तुमको पता है कि बुआ, तो कहेंगे कि तुमको पापा कहेंगे कि अरे दूर से लाओगे तो वोल्टेज कम ना मिलेगा जी. तो कहेंगे हाँ पापा. तो यहाँ पे हुआ है ना कुछ जो फैक्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो वो फैक्टर क्या है? तो रेसिस्टेंस जो है हुआ ए नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो पहला क्या हुआ? लेंथ ऑफ द वायर. पहला क्या हुआ? लेंथ ऑफ द वायर. अभी कैसे करता है तुम लोग देखे होगे. अगर हम एक डिलीवरी पाइप ले जिससे पानी फ्लो करता है ना, अगर एक समरसेबुल है, समरसेबुल के नजदीक में अगर पानी फ्लो करवाना होगा डिलीवरी, तो देखते हो उसका प्रेशर ज्यादा रहता है. लेकिन वो वही चीज अगर हम 1 किलोमीटर पाइप जोड़ करके लेके जाएं, तो देखते हो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है? घट जाता है. क्या है? क्योंकि जिस डिलीवरी पाइप के सरफेस से वो टच होके जा रहा है वो तो अपोज करेगा, वहां फ्रिक्शन होगा. तब वहां पे क्या होता है? वो फ्लूइड का बात कर रहे हैं. लेकिन जब यहाँ पे हुआ चार्ज फ्लो करेगा, जितना लंबा वायर लोगे, तो यहाँ पे भी तो रेसिस्टेंस होगा. ठीक है, तो पहला हुआ फैक्टर है ना, कौन सा हुआ? लेंथ ऑफ द वायर. पहला हुआ लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ ऑफ द वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है. इसको हम क्या मानते हैं? इसको इक्वेशन 1. क्यों? क्योंकि इसको हम आगे यूज करेंगे. ठीक है, दूसरा होता है हुआ कि कहता है इसका कहने का मतलब क्या है
कि लंबाई, किसी भी कंडक्टिंग वायर का अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, दूसरा है हुआ है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा क्या है हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर का मतलब क्या, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आप कहोगे कि सर ई क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ये मार्कर जो है ना हुआ, इसको तुम वायर मान लो। ठीक है, तब हुआ अगर ये देख लो कितना मोटा है ना, अगर हुआ इससे बल्ब जलाने जाए तो बल्ब तो जलेगा। ठीक है, अगर इससे तुम पतला वाला वायर लो जिससे तुम बल्ब जला रहे हो, ठीक है ना, तो बल्ब जला रहे हो उसको जोड़ दो एसी वाला में, क्या एसी है ना, वो वायर क्या एसी, जैसे ही एसी को जोड़ेंगे क्या वो वायर टिक पाएगा, तब वो वायर टिक नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि एसी का एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है लेकिन बल्ब का एनर्जी कंजप्शन कम है। तब वह क्या करेगा, एसी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, मूवमेंट को बढ़ा देगा। तो जब बढ़ा देगा हुआ है ना, तो जिसके कारण क्या, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो तुरंत उसको क्या करेगा, जला देगा। तब वह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल, जैसे देखते हो डिलीवरी पाइप बड़ा लेके जाओगे तो उससे पानी भी तो ज्यादा फ्लो करेगा, तो उसी तरह से अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे हुआ तो चार्ज का फ्लो होने का स्पेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्पेस ज्यादा होगा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं 2, इसको क्या मान लेते हैं 2। तो हमने लिखा हुआ दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तीसरा है हुआ नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल कहता है, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या होगा कि प्रकृति उसका क्या है। ठीक है, तो वो अगर कॉपर लेंगे तो कॉपर का रेसिस्टेंस हुआ है ना, क्या कॉपर का रेसिस्टिविटी हुआ फिक्स रहेगा, उसको n नंबर पार्ट में काट दो तब भी उसका रेसिस्टिविटी बदलेगा नहीं। अगर उसके जगह पे एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी अलग होगा, और रेसिस्टिविटी क्या होता है वो अभी जस्ट इस टर्म से हम निकालेंगे। ठीक है, तो और चौथा नंबर है वो क्या चीज, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हम तुम लोग को डिस्कस किए थे, चौथा पॉइंट है वो टेम्परेचर। तो चौथा पॉइंट टेम्परेचर है, तो ये हम डिस्कस किए होंगे कब, जब कंडक्टिंग और सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस हुआ कंडक्टिंग वायर का बढ़ता है। क्यों, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ चार्ज बढ़ जाता है ना, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर का हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, डाउन। ठीक है, एक लिमिटेड टेम्परेचर पे। तब वो ये दोनों तो देख लिया, ये चारों हुआ, ये चारों पॉइंट देख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हुआ, अब यहाँ पे क्या करते हैं है ना, इक्वेशन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हुआ, कंबाइन कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर। देखो तो दोनों में कॉमन है, यहाँ आर है यहाँ भी आर है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटा ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल बटा ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही हटाते हैं हुआ तो आता है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रो। रो इक्वल टू होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू रो एल बटा ए। ठीक है, ये हुआ एक वाइटल फॉर्मूला है जिससे हुआ क्वेश्चन धड़ल्ले से बनता है। ठीक है, कभी हुआ लेंथ को बढ़ा देगा, समझ रहे हुआ ना, कभी लेंथ के बढ़ा देगा, कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देगा, कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा देगा, इससे हुआ बहुत धड़ल्ले से बनता है। अब यहाँ रो है क्या, छाप लियो कि नहीं, छापने में भाई बात देख पीछे नहीं रहना है, समझ लो है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो बुआ, अब यहाँ पे रो को क्या बोलेंगे है ना, वेयर, इसको यहाँ सब लिख देते हैं। देखो यहाँ बुआ, जहां पे बुआ ये सब सारा को हम लिख देते हैं, वेयर आर को हम बोलते हैं बुआ रेसिस्टेंस, रो को बोलते हैं बुआ रेसिस्टिविटी, एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ द वायर, ए को बोलते हैं बुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, है ना, एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ द वायर, ए को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सारा टर्म का मीनिंग हम बता दें। अगर आपसे पूछे रेसिस्टिविटी बराबर क्या लिखिएगा, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या लिखिएगा, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बुआ देखो यहाँ पे, अगर हम इसको हम रेसिस्टिविटी को यहीं रहने देते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को इधर लेके जाओ और एल को नीचे लेके आओ। यहाँ अगर लेके आते हैं बुआ तो क्या लिखेंगे, है ना, नाउ यहाँ पे क्या लिखेगा बुआ, आर ए बटा एल बराबर रो, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बुआ। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होगा एल, और यहाँ क्या होगा आर का क्या होगा ओम, तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे ओम, है ना, मीटर स्क्वायर पर मीटर बराबर रो, तो ये मीटर से मीटर कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे बुआ कौची ओम मीटर, किसका यूनिट है बुआ, रो का, किसका है बुआ, रो का, तो रो का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, क्या हुआ रो का ओम मीटर, ठीक है। अब बुआ देखो इसके हम न्यूमेरिकल करवाते हैं, क्या करवाते हैं, न्यूमेरिकल देखो इसका हटा दें, देखो देखो जी, अब वो है हम एक न्यूमेरिकल देते हैं, आप तम सिंपल सा न्यूमेरिकल देते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेते हैं क्या है कि मान लेते हैं एक कॉपर वायर है जिसका इनिशियल लेंथ है बुआ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। अगर लेंथ को क्या किया हुआ है ना 10% बढ़ा दिया है, इंक्रीज इन लेंथ बाय 10%, ठीक है। लेंथ को अगर हम 10% बढ़ा दिए तो वो कहता है कि नया रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। ये पूरा हम लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखे, इसी को आपको दे देगा लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा कि ए कॉपर वायर हुज लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, ठीक है ना। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, ये ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए तो एल हुआ, एल तो दिया हुआ है गिवन डाटा में, स्टार्टिंग केस के लिए एल का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, आर का मान दिया हुआ है। आपको पता है कि यदि कॉपर वायर लिए तो कॉपर वायर का क्या रेसिस्टिविटी बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अगर लंबाई बढ़ा भी दिए तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट, तब वी नो दैट क्या जानते हैं हुआ आर इक्वल टू रो एल बटा ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। हम यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, आर बराबर 5 ओम दिया हुआ, रो का मान तो जानते हो, मटेरियल जब बदल नहीं रहे तो सेमी रहेगा, एल का मान दिया हुआ 100 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो इसको एक मान लेते हैं हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो यहाँ लिखते हैं हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। एल डैश बराबर यहाँ क्या लिखोगे, एल डैश बराबर एल प्लस एल का 10%, एल डैश बराबर एल प्लस एल का कितना परसेंट हुआ 10%। तो अगर यहाँ पे हम 10% लिखते हैं तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे तो देखो 100 प्लस 100 का 10%, तो वो क्या हो जाएगा कटेगा, तो यहाँ एल डैश बराबर क्या लिखोगे 110 सेंटीमीटर। तो आप लोग को हम बता चुके हैं अभी जस्ट, जब लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने बताया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल होता है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं हुआ नाउ आर डैश बराबर रो एल डैश बटा ए, आर डैश बराबर रो एल डैश बटा ए, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, इसको क्या मानते हैं इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब इक्वेशन 1 को हम देखो, अब तुम यहाँ पे दो इक्वेशन लाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तब हम क्या करेंगे, तो वो हम राइट हैंड को राइट हैंड से भागा देते हैं और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से भागा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाई
डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, मतलब कहने का मतलब समीकरण एक में हम भागा दे रहे हैं किससे, दो से। डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2, तो यहां लिखोगे r बटा r डैश बराबर क्या लिखोगे, रो l बटा a बटा रो l डैश बटा a। तब वह कुछ कटेगा, रो से रो, a से a कटेगा कि नहीं कटेगा। r का मान दिया हुआ है 5, r डैश का मान निकालना है, तो यहां लिखोगे 5 बटा r डैश बराबर l का मान कितना है बुआ, पहले दिया हुआ है कितना बुआ 100 दिया हुआ है, और l डैश का मान कितना हुआ 110 है दिया हुआ। अब एक लाइन का सॉल्यूशन है बुआ, तुम खुद भी कर सकते हो, इधर हटा दे, देखो यहाँ पे इसको हटा दे हैं, ठीक ना बाबू। देखो इससे बाबू, इससे न्यूमेरिकल काफी पूछता भी है, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में भी। तो देखो इससे एक शून्य से एक शून्य यहाँ काट दिया बुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं r डैश बराबर क्या लिखेंगे, इसको इधर गुना करोगे, इसको इधर गुना करोगे, तो 11 × 5 करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना करोगे 55 बटा 10, तो r डैश बराबर कितना हुआ 5.5 ओम, ठीक है। r डैश बराबर कितना है हुआ 5.5 ओम। तो देखो ये क्या है, नया रेजिस्टेंस है। जब किसी, अगर मान लेते हैं इनिशियल केस में हुआ, अगर किसी वायर का लंबाई अब हुआ है ना 100 सेंटीमीटर है और उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है ना। अगर उसका हम 10% बढ़ा दिए तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ करके आया हुआ 5.5 ओम। वो आज का क्लास हम यहीं तक है ना रोकते हैं हुआ। हाँ, और जाते जाते हम ये बोलेंगे, ठीक है ना, आप लोग से हम सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी मतलब 40 दिन लगभग हो गया है क्लास आप लोग को हम अपडेट नहीं किए थे, ठीक है ना। उसके लिए हम तहे दिल से सॉरी करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ से वो बोर्ड का एग्जाम 2 से 3 महीना में होने जा रहा है, यहाँ से वो हम क्रैश कोर्स भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है ना। तो आप लोग से यही निवेदन है कि जितना जितना हो सके वह चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और वह हम आज के बाद से है ना इसको टोटल कंटिन्यू A to Z चैप्टर हुआ है ना 0 से लेकर के कितना है हीरो तक आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। और हम आपसे जाते जाते यही कहेंगे कि वह जितना जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू बाबू।